हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। अगर आप यूपी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉमर्स के पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमेशा की तरह 20 एमसीक्यू अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, उसके थ्रू 20 कॉन्सेप्ट और बाकी के 30 एमसीक्यू आपको ऐप में अवेलेबल होंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप, और क्वेश्चन आप खुद लगाएं तो फिर बहुत ही अच्छा, पॉज कीजिए, खुद लगाइए। एक कंपनी का औसत स्कंद 80,000 रुपए, स्कंद आवर्त अनुपात 6 तथा विक्रय मूल्य लागत से 25% अधिक है, तो बिक्री की राशि क्या होगी। तो अपन क्वेश्चन में सीधे क्वेश्चन भी होते हैं और कई बार उल्टे क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन में आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। तो अब ये स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या है, हमने कितने का माल बेचा और हम कितना स्टॉक होल्ड करते हैं, ये हमें बताना है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशो हमें 6 दे रखा है, यहां लिख दिया 6 लेफ्ट साइड पे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हमने माल बेचा वो हमें नहीं दे रखा, तो मैंने यहाँ पे इसको COGS मिसिंग है तो लिख दिया शॉर्ट में। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक, वो है हमारे पास 80,000 दे रखा है, तो ठीक है, नहीं तो बना भी लेते। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो COGS 80,000 6,000 से मल्टीप्लाई हो गए 480 हो गया। यानी ये साबित हुआ कि हमने 4,80,000 रुपए का माल बेचा। 4,80,000 का माल बेचा। ऑब्वियस सी बात है, जब माल बेचा होगा तो हमने प्रॉफिट कमाया होगा। प्रॉफिट का परसेंटेज आपको गिवन है। प्रॉफिट का परसेंटेज है, विक्रय मूल्य जो है वो लागत से 25% ज्यादा है, यानी आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 25%। अच्छा, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं, 25% ऑन कॉस्ट का मीनिंग अलग होता है और 25% ऑन सेल का मीनिंग अलग होता है। तो खाली 25% नहीं सुनना है, पूरा सुनना है। आपके लिए अभी क्वेश्चन में आसान है, क्योंकि इनका जो विक्रय मूल्य है वो लागत में 25% जोड़ के आता है, यानी इन्होंने कॉस्ट में 25% कमाया है। अच्छा इसलिए है, जैसे मैंने कहा ना कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज है 25% ऑन कॉस्ट, और ये आपको कॉस्ट गिवन है। ये जो 480 देख रहे हो ये कॉस्ट गिवन है, तो आप आराम से इसका 25% निकालो, वो आएगा 1,20,000। और इसका मतलब ये हुआ कि 480 का माल 120 का मजा लेकर हम 6 लाख रुपए में बेच रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारी सेल है वो 6 लाख रुपए रही होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है, बी रेडी फॉर दैट। अपने को रेशियो एनालिसिस कवर करना है तो एक तो फॉर्मूले हमें अच्छे से आने चाहिए, और इसका एक सिंपल ट्रिक है, जो नाम है उसी में फॉर्मूला है। जैसे मैं कहता हूँ स्टॉक टर्नओवर रेशो, तो आप मान के चलिए कि फॉर्मूले में कहीं ना कहीं स्टॉक आएगा। अब कहाँ आएगा, या तो अंश में आएगा यानी न्यूमरेटर में ऊपर आएगा, या हर यानी डिनोमिनेटर में आएगा। कहाँ आएगा और उसका सेंस क्या है वो क्लियर होना चाहिए, और एंड ऑफ द डे वो प्रैक्टिस से आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया है, 6 लाख का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि करंट रेशो 2.5 है और आपका जो क्विक रेशो है वो 1.5 है, और वर्किंग कैपिटल 60,000 है, और चालू दायित्व क्या होंगे। तो अब आपको इन्होंने आप ये ऑप्शन से भी कर सकते हो, लेकिन आपको एज अ हिंट इन्होंने करंट रेशो दे रखा है। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हालांकि ये दोनों फिगर मिसिंग है। और ये जो दे रखा है क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि ये इस फॉर्मूले में काम नहीं आने वाला, इस क्वेश्चन में काम नहीं आने वाला। आपको एक और हिंट के तौर पे वर्किंग कैपिटल दे रखा है। तो आप जानते हो कि वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है, लेकिन आप फिर भी सॉल्व नहीं कर पाओगे एक बार के लिए अभी तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों मिसिंग चल रहे हैं। अब मैं इसको भरने की कोशिश करता हूं। यहां में लिखा 2.5, आप चाहो तो अपॉन में 1 लगा दो। CA का पता नहीं, CL का पता नहीं, वर्किंग कैपिटल 60,000, CA का पता नहीं, CL का पता नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक आसान चीज होती है कि आप करंट लायबिलिटी को X अज्यूम कर लिया करो। आप जहां करंट लायबिलिटी है उसकी जगह X रख लो, जैसे मैंने यहां हटाया और उसकी जगह मैंने यहां पे X रख लिया। सिमिलर वे मैंने यहां से हटाया और करंट लायबिलिटी की जगह मैंने X रख लिया। अब क्या हो गया सर, इससे ये हो गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह बन गई, और ये CA
बराबर 2.5x बन गया। ठीक है, और अब यहाँ पे 60,000 है ही, और सी ए की जगह मैंने 2.5x रख दिया, यहाँ पे x है ही, 2.5x में से एक x गया तो 1.5x आ गया। 1.5x का मान 60,000 के बराबर है। x का मान निकालने के लिए 60,000 अपॉन 1.5 करोगे, पॉइंट रिमूव करोगे, जीरो लगाओगे, 40,000 सॉल्व हो जाएगा। 40,000 x की वैल्यू है, x की वैल्यू मतलब करंट लायबिलिटी की वैल्यू, क्योंकि हमने करंट लायबिलिटी को ही x माना था, तो सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन में इसने आपस से करंट लायबिलिटी पूछा, तो करंट लायबिलिटी आ गया है। ये चाहता तो आपसे स्टॉक की वैल्यू भी पूछ सकता था। जब ये स्टॉक की वैल्यू पूछता तो फिर आपको क्विक रेशियो लगाना होता, वो नहीं है, पर मैं बता देता हूँ एक बार के लिए ना, 2 मिनट सुन नहीं रहे तो सुन लेते हैं। क्या होता कि आपको क्विक रेशियो 1.5 दे रखा है, ठीक है, और आपका लिक्विड एसेट्स मिसिंग है, आपका करंट लायबिलिटी सॉल्व हो गया, करंट लायबिलिटी आपका 40,000 आ गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता तो आपका 60,000 का लिक्विड एसेट्स आ गया, 60,000 का लिक्विड एसेट्स आ गया। इससे पहले आपका करंट एसेट्स 2.5x है, तो आपका जो करंट एसेट्स है वो 1 लाख आ गया। करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का जो अंतर होता है उसे स्टॉक माना जाता है या प्रीपेड माना जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन में स्टॉक पूछता तो 1 लाख और 60,000 के अंतर से 40,000 आता। ये कोइंसिडेंस है कि इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी भी 40,000 आ रहा है और आपका स्टॉक का जो मूल्य आ रहा है वो भी 40,000 आ रहा है, लेकिन आप रेडी रहिएगा। अगेन इससे अपन ने क्या समझा, अपन बातों को में समझो तो अपने 3 फॉर्मूले इस क्वेश्चन में कवर किए। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपन करंट लायबिलिटीज, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, जितने अच्छे आपके फॉर्मूले होंगे उतना अच्छे से आप ये टॉपिक कवर कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस और 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जाम्पल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई रहती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने
ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए, इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संस्था में दीर्घकालीन ऋण के लिए कुल संपत्ति अनुपात 3:1 है। हिंदी थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ना, तो आप ये पढ़िए। इन अ कंसर्न टोटल असेट टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो इज 3:1। अब इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं इसको यहां से लेके यहां तक लेता हूं। टोटल असेट टू, जहां टू लगता है ना वहां आपको अपॉन का निशान डालना है। किसी भी रेशियो में जिसमें टू नाम आता है, जैसे मैं कभी आपको नाम दूं स्टॉक टू डेटर रेशियो, अगर मैं आपको ये बोलूं तो आप यहां टू हटाना, टू की जगह अपॉन का साइन डाल देना, बस आपका फॉर्मूला बन गया, इतना आसान। जैसे इन्होंने बोला टोटल असेट टू लॉन्ग टर्म डेट, तो टोटल असेट्स आ गया, नीचे आ गया आपका लॉन्ग टर्म डेट, रिजल्ट दे रखा है 3:1। अब आगे कहानी सुनते हैं। इट्स टोटल असेट्स आर 12 लाख रुपी एंड करंट लायबिलिटी 80,000 रुपी, द इक्विटी इज ऑफ। कई बार क्या होगा, आप एकदम से लिंक नहीं कर पाओगे कि यार साला दे क्या रहा है पूछ क्या रहा है, तो उसमें फिर तरीका होता है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है आप उनको फिल करना शुरू करो, रास्ता दिखने लग जाएगा। और ये लाइफ में भी होता है ना, एकदम से आपको पूरा रास्ता ठेठ से ठेठ नहीं दिखाई देगा, आप चलना शुरू करोगे अपने आप रास्ता अपीयर होगा। क्या बात है। तो टोटल असेट्स 12 लाख है, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, मैं लॉन्ग टर्म डेट ही लिख देता हूं, और 3:1 है तो 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट इधर चल जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा सॉल्व हो गया है लॉन्ग टर्म डेट, और ये 12 लाख के नीचे आया तो अल्टीमेटली 4 लाख हो गया। कि सर इससे क्या खुल गया, इसने तो आपसे इक्विटी पूछी है, तो मुझे अब बैलेंस शीट आनी चाहिए बनानी। बैलेंस शीट जो कंपनी की बनती है उसमें सबसे पहले होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा होता है करंट लायबिलिटी, इधर से असेट साइड की तरफ एक होता है नॉन करंट असेट्स और एक होता है करंट असेट्स। तो जितना मिल रहा है उतना तो भरो। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल असेट्स आपको गिवन है 12 लाख है, तो आपको ये 12 लाख रुपए का टोटल पता लग गया। यहाँ 12 लाख है तो यहाँ पे भी 12 लाख ही होगा, ये तो तय है। और इस क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म डेट 4 लाख के हैं, लॉन्ग टर्म डेट को हम 1 साल के बाद पे करते हैं तो इसे नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं आजकल। शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी मिसिंग है, करंट लायबिलिटी 80,000 दे रखा है। तो अभी जो आपका जोड़ अवेलेबल है वो है 4,80,000, जबकि आपकी ग्रॉस टोटल 12 लाख रुपए है, तो आपका मतलब 7,20,000 रुपए ये फिगर बैलेंसिंग फिगर है, यानी शेयर होल्डर फंड ऑल्सो नोन एज इक्विटी, ये आपका 7,20,000 रुपए होगा। ये 7,20,000 यहां दे रखा है सी, ठीक है। फॉर्मूले ध्यान से देखिएगा, और देखिए वैसे सिलेबस में जैसे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में 3 तरह के फॉर्मूले हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप तैयार करके जाइएगा। आप बहुत ज़्यादा सिलेबस के भरोसे रहो, आधा फॉर्मूला भी सिलेबस में टकराता हुआ, आधा हिस्सा टकराता हुआ नहीं हुआ तो आप फंस जाओगे। इसलिए बढ़िया है कि आज याद कर लो कि सिलेबस में तो सर यही दे रखा है, उतना हिसाब इंच टेप से नापने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करके जाओगे तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। और नहीं तो ये समझ लो कि इस बहाने तुम्हारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम्हारे सामने आ गया, क्या पता कहाँ की नॉलेज कहाँ काम आ जाए, है ना, ठीक है। तो आपका ये सी आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट, अच्छा, संचालन से आय, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आजकल जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलने लग गए हैं, पहले तो हम इसको सेल्स ही बोला करते थे। तो आपकी सेल 9 लाख दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन द कॉस्ट वैल्यू, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 90,000 और ऑपरेटिंग रेशियो आपसे पूछा है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि आप किस कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हो या आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आ रही है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल। कि सर कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से। आपको नीचे क्या रखना है, सेल रखना है। मतलब इसका मैं एक बार फंडा बताता हूँ, आपने कितना का माल बेचा और आपका ऑपरेशनल खर्चा कितना है, वो दोनों को जोड़ के आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बनेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट को बताने वाला रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो होता है, ठीक है।
आपकी नेट सेल 9 लाख रुपए देखिए, पहले तो आप ये 9 लाख रुपए लिख दो जल्दी से, है ना। एग्जाम में भी मैं आपको कहूँगा ये जीरो जीरो लगाने में, जहाँ एक एक सेकंड का इंपॉर्टेंट होता है। COGS, अगर आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को एलिमिनेट कर दो तो आपका कॉस्ट सामने आ जाता है, जिसको COGS बोलते हैं। अब हमारी 9 लाख की सेल है और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 25% है। अगर हमारे अंदर दिमाग नहीं होगा तो हम फट से 25% अप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, लेकिन गलत क्यों है वो सुनो। आपको अब के बाद दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, जिसका मतलब होता है 1/4 ऑन कॉस्ट। इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट वैल्यू नहीं मिली हुई है, आप समझो, आपको सेल वैल्यू दिख रही है, आपको कॉस्ट वैल्यू नहीं दिख रही है। तो या तो आपको एक्स मानना आवे कि इसको एक्स मान के कर लो, उस चक्कर में मत पड़ो। 1/4 ऑन कॉस्ट ऑल्सो मीन्स 1/5 ऑन सेल वैल्यू। लॉजिकली ये है कि अगर हम 4 रुपए की कॉस्ट पे 1 रुपया कमाते हैं, मीन्स हम 5 रुपए में सेल करते हैं, तो 1/4 ऑन कॉस्ट मीन्स 1/5 ऑन सेल। तो आपका जो GP है वो है 1/5 ऑन सेल। तो 9 लाख पे 1/5 अप्लाई करेंगे, तो इससे पीछे आपकी कॉस्ट सामने अपीयर हो जाएगी 7,20,000। मतलब क्या है सर, मतलब बताओ ना एक बार। 9 लाख का माल अपन ने बेचा है, 180,000 कमाया है। अगर आप सेल वैल्यू में से प्रॉफिट एलिमेंट हटा दोगे तो आपका कॉस्ट एलिमेंट आ जाएगा, यानी आपने 7,20,000 का माल बेचा और आपके 90,000 रुपए के ऑपरेटिंग खर्चे हुए। इसका मतलब है 8,10,000 रुपए आपकी कॉस्ट आ रही है। 9 लाख की सेल के पीछे इंसान को क्या होता है, सेल दिखाई देती है। कई बार होता है ना, जब ग्राहक दुकानदार के पास जाता है, उसकी सेल हो रही है, सेल देख रहा है, उसका कॉस्ट कितना आ रहा है वो नहीं देख रहा। 9 लाख की सेल पे 8,10,000 का तो खर्चा हो रहा है, परसेंटेज निकालोगे 90% आ गया, तो ऑपरेटिंग रेशो 90%। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑपरेटिंग रेशो 90% तुम्हें अच्छा लगता है या किसी का ऑपरेटिंग रेशो 92% होता है वो अच्छा है, तो सर ये वाला अच्छा है। ऑपरेटिंग रेशो डिनोट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी कम हो उतना अच्छा है। जिसका ऑपरेटिंग रेशो 92% होगा उसके पास मार्जिन बस 8% बचेगा, जिसकी ऑपरेटिंग रेशो 90% होगी उसके बाद प्रॉफिट 10% बचेगा, और किसी का ऑपरेटिंग रेशियो अगर 85% है तो ये और बेटर पोजीशन में है, क्योंकि इसके बाद 15% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। जैसे बढ़ा हुआ शुगर, बढ़ा हुआ BP अच्छा नहीं होता, वैसे ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ा हुआ अच्छा नहीं होता। ऑपरेटिंग रेशियो यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक बात को इतना क्यों बोल रहे हो, मैं चाहता हूं कि अगर मैं 20 क्वेश्चन कराऊं तो आपके 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअली तैयार हो जाएं, पर हालांकि मेरे चाहने से नहीं होगा उसी का अच्छा तैयार जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेगा, तगड़ी प्रैक्टिस करके जाएगा। C आंसर आ चुका है सर, 4 क्वेश्चन में इतना समय लगा दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है ओपनिंग स्टॉक 120,000, परचेज 9 लाख, परचेज रिटर्न 40,000, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 कम है। तो साफ साफ नहीं दे सकते, बड़ा छुपा के बोला कि क्लोजिंग स्टॉक 20,000 कम है, मानो हम समझ ही नहीं पाएंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगा, तो अब आपको पहले जो आना चाहिए वो ये है कि आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आना चाहिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। लॉजिक, हमने कितने का माल बेचा और हम कितना स्टॉक होल्ड किया करते हैं। वेल, COGS निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है आपको सेल वैल्यू पता हो और ग्रॉस प्रॉफिट पता हो, तो सेल माइनस GP करके COGS निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में सेल नहीं है, GP का परसेंटेज नहीं है, ये तरीका नहीं चलेगा, तो फिर दूसरा तरीका लगाते हैं। अपने तो क्या सीधी उंगली से घी निकले तो ठीक है, नहीं तो उंगली टेढ़ी करनी हमें आती है। क्या बात है। तो COGS बराबर ये फॉर्मूला है, क्या है जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें ही डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा याद किया है। परचेज से मतलब हमेशा होता है नेट परचेज। अकाउंटेंसी में या खास करके रेशियो में परचेज लिखेंगे तो उसका संबंध नेट परचेज से होगा, सेल्स बोलेंगे तो उसका संबंध नेट सेल से होगा। नेट सेल मतलब रिटर्न काट कूट के। आपका ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 है और आपका क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है। कि सर आपको कैसे पता, इसने कहा था ना 20,000 कम है, लिख दिया। और परचेज 9 लाख में से 40,000 का माल वापस चला गया, तो हमारी परचेज की राशि है 8,60,000। तो अब क्या इसका मतलब निकला वो समझते हैं।
120 का माल हमारे पास पहले था, 860 का माल हमने और परचेज किया, हमारे पास 980 का माल हो गया। 980 का माल टोटल हमारे पास अवेलेबल था, उसमें से 1 लाख का माल हमारे पास बच गया। इसका मतलब है 880 का माल हमने बेचा। हमने इस साल 8,80,000 का माल बेचा। कितने में बेचा वो क्वेश्चन ने नहीं बताया, बट बाय द वे हमने, हमारे पास जो माल था और जो माल बच गया उसको हटा दें तो 880 का माल हमने बेचा। अब एवरेज स्टॉक कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक भाजक 2। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 1,20,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1 लाख रुपये, और एवरेज स्टॉक आपका हो गया है 1,10,000 रुपये। ठीक है, तो 8,80,000 भाजक 1,10,000, 8 के बाद आपको टाइम्स बोलना है। टर्नओवर रेशियो जितने भी हैं, स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, डेटर्स को आजकल रिसीवेबल टर्नओवर बोलते हैं और क्रेडिटर्स को आजकल पेबल टर्नओवर बोलते हैं, लेकिन इन सब के आंसर जो आते हैं वो टाइम्स में आते हैं, गुना। तो इसको अपन बोलेंगे 8 गुना। 8 गुना का क्या मतलब है? जितना हम स्टॉक रखते हैं उससे 8 गुना माल हम सेल किया करते हैं। जितना स्टॉक हम मेंटेन करके चलते हैं लगभग उसका 8 गुना हम सेल किया करते हैं। एक और मैं बात आपको हाथों हाथ बताता हूँ, जैसे इसका आंसर सी हो गया। एक साल में 12 महीने होते हैं और ये 8 टाइम्स मैंने यहाँ पे नीचे रखा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1.5 महीना आएगा। इसका मोटा मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्टॉक होता है उसे हम 1.5 महीने में निपटा देते हैं। यानी इस दुकानदार के पास अगर आप जाओगे तो आपको लगभग हर 1.5 महीने में नया स्टॉक देखने को मिलेगा। जितना तेज टर्नओवर होता है उतना अच्छा माना जाता है। ये अपने पास स्टॉक को 1.5 महीना रखते हैं। इसको स्टॉक की वेलोसिटी बोलते हैं, इसे आप गति बोल सकते हो। ये स्टॉक के बिकने की स्पीड है, वेलोसिटी है। जैसे कभी तूफान या चक्रवात आता है, तेजी से कितना तेज घूम रहा है, तो इसका स्टॉक इस गति से घूम रहा है। 8 टाइम्स इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पूंजी दंतीकरण अनुपात एवं ऋण समता अनुपात में अंतर का क्या कारण है? तो आपको इन दोनों के फॉर्मूले आने चाहिए। मैं एक बार सिंपल बताता हूँ। जब मैं कहता हूँ डेट इक्विटी रेशो, तो मैं ऊपर यूज़ करूँगा डेट और नीचे यूज़ करूँगा इक्विटी। और इस इक्विटी के मतलब में आपका इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। जब मैं कैपिटल गियरिंग रेशियो यूज़ करूँगा तो डेट आएगा ऊपर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चला जाएगा ऊपर। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे दुश्मन अपना दोस्त है, उसने पाला बदल दिया हो। कल तक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे साथ बैठता था, आज साला दुश्मन की गोद में जाके बैठ गया। डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि इसका भाव अलग है, इस रेशियो का भाव अलग है। अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो फिर सर इसका क्या मतलब निकलेगा? फिर इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है और रिजर्व्स एंड सरप्लस है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल छिटक के यहाँ चला गया। कैपिटल गियरिंग रेशियो ये बताता है कि हमारे पास स्थायी भार वाली पूंजी कितनी है। कि सर स्थायी भार वाली पूंजी मतलब वो पूंजी जिस पे आपको एक निश्चित दर से रिटर्न देना पड़ता है। तो डेट पे हमें एक निश्चित दर से इंटरेस्ट देना पड़ता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हमें एक निश्चित दर से डिविडेंड देना पड़ता है। तो ये होती है स्थायी भार वाली पूंजी। और इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होता है वो होती है परिवर्तनशील भार वाली पूंजी, वेरिएबल बर्डन वाली कैपिटल। तो इसको टेक्निकली कुछ लोग यूँ भी बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बर्डन कैपिटल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट बर्डन कैपिटल। एक बात और, मैं पहले मेन बात बता दूं। अब इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फ़र्क है? इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को जो अलग करता है वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन दोनों फॉर्मूलों को अलग बनाता है। तो बस इसने यही पूछा था, बाकी सारी बातें कॉमन है। अधिमान अंश पूंजी है जो अलग पड़ता है, दोनों में डेट आता है, दोनों में इक्विटी आता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पोजीशन चेंज होती है। एक बात मैं और बता रहा था, कुछ लोग कैपिटल गियरिंग रेशियो में इस ESHF को ऊपर लिखते हैं और डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को नीचे लिखते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फिर क्वेश्चन में ऑप्शन भी उस तरह से होंगे, है ना। वो इस तरह से ऑप्शन देगा कि आपका उस तरह से बैठ जाए। बट ये लिखा हुआ है, जैसे अब ये जो लिखा हुआ ही है उसमें देखो उन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर फंड को ऊपर लिखा है और इसको नीचे लिखा है। बट हाँ, जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है दोनों को अलग, वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो 4 कथन यानी 4 क्वेश्चन। तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशो
मेजर्स द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ कंसर्न, गलत लिखा है। तरलता अनुपात जिसमें आपका करंट रेशियो आता है, आपका क्विक रेशियो आता है, एब्सोल्यूट क्विक रेशियो आता है, कुछ लोग कैश रेशियो भी बोलते हैं। ये जो 4 रेशियो होते हैं वो आपकी लिक्विडिटी का मेजरमेंट करते हैं, न कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब लोन चुका पाने की क्षमता, तो उसके लिए अलग रेशियो है। ये जो लिक्विडिटी रेशियोज हैं वो दीर्घकालीन ऋण शोधन का माप नहीं करते। इसने कहा है करते हैं, तो तू गलत बोल रहा है, फॉल्स। स्टॉक जो होता है वो तरल संपत्तियों का हिस्सा होता है, नहीं होता। स्टॉक या जो इन्वेंट्री होता है वो करंट एसेट्स का पार्ट होता है, पर वो लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं होता। हमें अच्छे से पता है, जब हम करंट रेशो लिक्विड रेशो सीखते हैं तो आपको पता होना ही चाहिए कि करंट एसेट्स में से आप स्टॉक को हटा दोगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दोगे, तब जाके आपका लिक्विड एसेट्स आता है। कहने का मतलब ये है कि ये दो आइटमों को लिक्विड एसेट्स में नहीं माना जाता। इसने लिखा है कि स्टॉक जो है वो तरल संपत्तियों का हिस्सा है। एक बार फिर हमसे ये फॉल्स, झूठ बोल रहा है। अम्ल परीक्षण अनुपात, अम्ल परीक्षण अनुपात का स्थापित नियम 2:1 है, ये भी फॉल्स है। कि सर ये ऐसे कैसे? आपका करंट रेशो 2:1 आदर्श माना जाता है और लिक्विड रेशो 1:1 आदर्श माना जाता है। लिक्विड रेशो को ही एसिड टेस्ट रेशो बोलते हैं, तो इसकी आदर्श स्थिति 1:1 है, तो ये हमसे गलत बोल रहा है, ये भी फॉल्स है। और शेयर होल्डर्स का फंड और लॉन्ग टर्म डेट बराबर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सही है। किसी व्यापार में कितनी कैपिटल लगी हुई है, इसके लिए आप ये देखोगे कि शेयर होल्डर्स से आपने कितना पैसा ले रखा है और आपने लॉन्ग टर्म के लिए कितना बोरो कर रखा है, वो पैसा आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या लॉन्ग टर्म फंड्स माना जाता है, तो ये सही है। अब ये कहना कि पहला दूसरा चौथा सही है, ये सब गलत है। ओनली 4। डी, केवल आपका 4th वाला स्टेटमेंट सही है, बाकी तीनों में कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित जानकारी से निवेश पे प्रतिफल आरओआई की गणना करें। देखो आरओआई का मतलब मोटे तौर पर मतलब क्या, हमने जो लगाया बदले में हमें क्या मिला। मैं बिल्कुल सरल भाषा बोलता हूँ। सपोज करो मैंने किसी प्रोजेक्ट में 40 लाख रुपए लगाया और मेरे को 4 लाख की कमाई हुई, तो 4 लाख मैंने ऊपर क्या लिखा, जो मुझे कमाई मिली, और 40 लाख मैंने लगाया। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 10%। इसको अपन दुनिया की भाषा में आरओआई बोलते हैं कि कितना रिटर्न, भाई हम इन्वेस्ट करेंगे तो बदले में वहाँ से रिटर्न आएगा, तो कितना आया। अब समझने वाली बात यह है कि प्रॉफिट हमें हम किसको कहेंगे। तो इस फॉर्मूले के पर्पज से प्रॉफिट से मतलब है पीबीआईटी, कि ब्याज से पहले और टैक्स से पहले जो हमने कमाया, जो लगाया के लिए शब्द है कैपिटल एम्प्लॉयड। इस चीज को आरओआई को आरओसीई भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। अब आपको ये जो प्रॉफिट दे रखा है, ये दे रखा है ब्याज और कर के बाद। मुझे फॉर्मूले में चाहिए ब्याज और कर से पहले कि मैंने ओरिजिनल कितना कमाया। मतलब यहाँ ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब है आपने ओरिजिनल कितना प्रॉफिट कमाया। डिवेंचर दे रखे हैं, टैक्स की रेट दे रखी है, कैपिटल दे रखी है। मेरे को एक चीज बड़ी सिंपल दे रखी है कि 30 लाख रुपए हमने कैपिटल लगाई। अब पीबीआईटी में कैसे निकालूंगा, तो मेरे को पता होना चाहिए कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट जाता है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, और इसमें से टैक्स जाता है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। मतलब ये सीक्वेंस है, पहले आप कमाओगे, मुझे नहीं पता कि मैंने कितना कमाया। हाँ मुझे ये पता है कि मैं 1.5 लाख रुपए ब्याज देता हूँ। अब कोई अगर कहे कि ये सूत्र सर हमारे कोर्स में नहीं, तो मैं कहता हूँ कम से कम ये नॉलेज तो तेरे कोर्स में है कि 15 लाख रुपए और ये जो 10% होती है ब्याज की दर होती है, 1.5 लाख रुपए हम ब्याज देते हैं, इसको कूपन रेट भी बोलते हैं। 1.5 लाख हम ब्याज देते हैं। अच्छा सर फिर कैसे सॉल्व करोगे, आप तो फंस गए, इधर अभी खाली है। टैक्स की रेट आपकी 10% है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि मैं जो कमाता हूँ उसका 10% टैक्स में जाता है, और जो मेरे पास बचता है वो 90% है। अगर मैं 100 कमाता हूँ और 10 टैक्स में जाता है तो मेरे पास 90 बचता है। और ये फिगर मेरे को दे रखा है 4,05,000 रुपये।
ये फिगर जो आप देख रहे हो ये कटा हुआ फिगर है, दैट इज कटने के बाद है, ये 10% टैक्स के बाद का फिगर है। यानी जो 4,05,000 रुपये आप देख रहे हो वो 90% को रिप्रेजेंट करता है। 4,05,000 जो है वो 90% को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये बटा हुआ 90 है, इंटू 100 कर दो, ठीक है, ये परसेंट हटा दो। 90% था यानी 90 बटा हुआ 100 हुआ, रेसिप्रोकल करने पे 100 ऊपर चला गया, 90 नीचे रह गया। अच्छा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है, कुल मिला के आप इसको सॉल्व करोगे 4.5 लाख आ गया। मैं आपको बता भी सकता हूँ कि हाँ, सच बात यह है कि हमने 4.5 लाख कमाया था, और ये भी कि 45,000 रुपये टैक्स में चला गया, 4,05,000 इसके पास बचा, और ये भी कि 1.5 लाख रुपये। अच्छा, जब आप देखो यूं चल रहे हो, यहाँ से यूं चल रहे हो तो माइनस हो रहा है, जब आप यूं चलोगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा। 1.5 लाख के ब्याज के बाद हम 4.5 लाख कमा रहे हैं, मतलब यहाँ पे ओरिजिनली 6 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ होगा। बात खत्म हो गई है। हमने 30 लाख रुपए धंधे में लगा के 30 लाख रुपए धंधे में लगा के 6 लाख रुपए कमाया। 20% हमारा जो ROI निकल के आया वो 20% निकल के आया। कभी भी आप, जब आपके पास पैसे अच्छे हो जाएंगे और आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पहला नज़रिया चेक करने का होगा ROI कितना आएगा। स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा तो क्या ROI आएगा, बैंक के FD कराऊंगा तो क्या आएगा, बैंक के सेविंग अकाउंट में क्या आएगा, पोस्ट ऑफिस में क्या आएगा, रियल एस्टेट में क्या आएगा, म्यूचुअल फंड में क्या आएगा, और भी जो 10 आपको चीज़ें पता लगेंगी, सब में आप जो सबसे मेन मेजरमेंट लोगे ना वो है ROI, कि ब्याज और टैक्स से पहले मैं क्या कमाऊंगा। ये 20% कमा पा रहे हैं। आपको ये सीक्वेंस आना चाहिए कि हम PBIT से पैट तक कैसे पहुंचते हैं। अगर आपका लिवरेज कोर्स में है तो ये फाइनेंशियल लिवरेज का रास्ता भी होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो आपके कोर्स में है उसका भी रास्ता इसी कैलकुलेशन से निकलता है। बी आंसर रहा। नेक्स्ट देखिएगा, अल्फा लिमिटेड की चालू संपत्ति और चालू दायित्व 3 लाख और 2 लाख है, अच्छी बात है। चालू अनुपात 2:1 के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए क्रेडिटर्स को भुगतान किए जाने वाली राशि कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक आपको छोटी बात बता दूं, और ये भी कि कैसे विंडो ड्रेसिंग होती है वो बताता हूँ। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आज के दिन इनकी क्या सिचुएशन है, ये कि इनकी करंट एसेट 3 लाख है, ये कि इनका करंट लायबिलिटी 2 लाख है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका रेशो 1.5 है, और ये आदर्श स्थिति से दूर है। सबको पता है कि करंट रेशो की आदर्श स्थिति 2:1 होता है। तो उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया, फाइनेंशियल मैनेजर को, या मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है उसको बुलाया। उसने बोला कि 2:1 के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी अपना रेशो 1.5:1 है, 2:1 के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसने सलाह दी कि सर आप करंट लायबिलिटी का पेमेंट करो। तो अगला उनका क्वेश्चन बॉस का ये कि बताओ कितना पेमेंट करूं। वो क्वेश्चन अब आपसे पूछा गया है कि बताओ इस क्वेश्चन में कितना पेमेंट होगा कि हमारा रेशो 2:1 आ जाए। तो या तो आप इसको मैथ्स लगा के करो, या फिर आप ऑप्शंस लगा के करो। जैसे मैं 1 लाख का भुगतान के ऑप्शन में जाता हूँ। अगर मैं 1 लाख का भुगतान करूँगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि 3 लाख 2 लाख बन जाएगा, और ये कि जो 2 लाख है वो 1 लाख बन जाएगा। कि सर क्या क्या वापस, अगर मैं 1 लाख का पेमेंट करूंगा तो मेरा कैश जाएगा, कैश जाएगा तो करंट एसेट जाएगा, करंट एसेट जाएगा तो 3 लाख की जगह मेरे पास 2 लाख रह जाएगा। और जब मैं क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा तो क्रेडिटर जाएगा, क्रेडिटर जाएगा मतलब करंट लायबिलिटी जाएगा, करंट लायबिलिटी जाएगा, 2 लाख में से 1 लाख चला जाएगा तो 1 लाख रह जाएगा, और मेरा 2:1 का वांछित स्तर प्राप्त हो जाएगा। तो जो मेरा बॉस चाह रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं कमाल कि मेरा रेशियो हो जाए 2:1, उसके लिए हमें 1 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप ऑप्शन लगा के कर सकते हो। आपको लगे सर ये तो नहीं 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 सर आप तो दूसरे तरीके से बताओ, तो फिर दूसरा तरीका है, थोड़ा टफ लगेगा। हम जानते हैं कि करंट रेशियो बराबर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी होता है। हमारे मन में आ चुका है कि हमें 2:1 हासिल करना है। 1.5 हमें चाहिए नहीं, हमें 2:1 चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो असेट्स हैं उसमें से आप एक्स अमाउंट का पेमेंट करोगे, क्योंकि आपको वैल्यू तो पता है नहीं, तो आप एक्स अमाउंट का पेमेंट करोगे। तो आपकी लायबिलिटीज में से भी जितना आप पेमेंट करोगे उतना ऊपर से और नीचे दोनों से कम होगा। बस ये आपका सूत्र बन गया कि सर फिर तो सॉल्व करो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 लाख हो गया।
2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, नीचे 3 लाख को 1 से मल्टीप्लाई किया और माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया कि सर फिर तो क्या, ये 4 लाख है, ये 3 लाख इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 2x है, ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 2x पॉजिटिव हो जाएगा, 2x पॉजिटिव माइनस x को हरा देगा तो 1x पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के निकल के आया कि अगर हम 1 लाख रुपए का पेमेंट कर देंगे तो हमारी मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी। यानी मैं बता रहा था आपको शुरुआत में कि ये विंडो ड्रेसिंग का तरीका भी होता है कि आप इतने दिन तक, इतने तक फॉर एग्जांपल आपकी बैलेंस शीट 31 मार्च को बननी है, 30 मार्च तक आपकी ये पोजीशन है, उस दिन तक आपका रेशो पुअर है, 1.5:1 है, इतना पुअर नहीं होता पर पुअर तो है ही, लेकिन आप अपने स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को प्रभावित करने के लिए एक छोटी सी केवल 1 लाख की पेमेंट करते हो तो आप अपने रेशो को इम्प्रूव करके दिखा पाते हो। तो इसे यही विंडो ड्रेसिंग है। विंडो ड्रेसिंग मतलब इट्स लाइक अ मेकअप, कि कोई आदमी ठीक है सुंदर है जितना है, लेकिन वो मेकअप करके अपने आप को ज़्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट, बीटा लिमिटेड का चालू अनुपात 4:1 है और त्वरित अनुपात 2.5:1 है। मान लें कि स्टॉक 22,500 है तो कुल चालू संपत्ति की राशि क्या होगी। तो मुझे एकदम से सूझा नहीं कि मैं क्या करूं, तो मुझे लगा कि चलो फॉर्मूला लिख ही देते हैं, करंट रेशो बराबर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और करंट रेशो 4 है बटावा 1 में वैसे ही लगा देता हूँ, और मेरे सी ए और सी एल दोनों मिसिंग है, और ऐसे ही मेरा लिक्विड रेशो में ऊपर आएगा लिक्विड एसेट्स, नीचे आएगा करंट लायबिलिटी, और लिक्विड रेशो 2.5 है तो, और ऊपर लाइक लिक्विड एसेट्स भी मुझे नहीं पता है और मुझे करंट लायबिलिटी भी नहीं पता है, और जब भी मैं ऐसे अटक जाता हूँ तो मेरा सिंपल फंडा है, आपको भी लगाना है, करंट लायबिलिटी को x मान लीजिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और इसकी जगह x लिख रहा हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ और यहाँ x लगा देता हूँ, यानी मैंने करंट लायबिलिटी की जगह x रख दिया, ये से ये गया, तो करंट एसेट्स बराबर हो गया 4x और लिक्विड एसेट्स बराबर हो गया 2.5x। तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस किया जाए तो लिक्विड एसेट्स आ जाता है, और करंट एसेट्स की जगह 4x रख देंगे, स्टॉक की जगह 22,500 रख देंगे, क्वेश्चन में गिवन था ना, और लिक्विड एसेट्स की जगह 2.5x, और फिर ये माइनस का 22,500 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2.5x यहाँ आकर लेस हो जाएगा। 1.5x की वैल्यू 22,500 के बराबर है, तो 22,500 भाजक 1.5 करेंगे, ये पॉइंट हटा दी, यहाँ एक जीरो लगा दी, 15 एकम 15, 15×5 75, सॉल्व किया तो 15,000 आया। अब देखो गलती क्या होती है कि जैसे 15,000 आया, ये किसका वैल्यू आया, ये x का वैल्यू आया, x का वैल्यू आया मतलब करंट लायबिलिटी का वैल्यू आया। क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि आपसे करंट लायबिलिटी का वैल्यू पूछे, जैसे इस क्वेश्चन में इसने पूछा बताओ कुल चालू संपत्ति कितनी होगी, तो चालू संपत्ति का कोड क्या है 4x, तो 15,000 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 60,000, हमारे पास 60,000 का करंट एसेट्स होगा, है ना। तो तैयार रहना कि वो क्या पूछता है। एंड में आते आते जैसे यहाँ पे अभी तो 15,000 ऑप्शन नहीं है, पर यहाँ 15,000 ऑप्शन होता हो तो फिसल जाते कि x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, लेकिन पूछा क्या है। एग्जाम में हमेशा ये होता है कि पूछा क्या है, वो उस पर ध्यान देते हैं। तो आपका ए आंसर रहेगा। हर क्वेश्चन के पीछे थोड़ा कैलकुलेशन बताया हुआ है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या हमारे ऐप पे, इन सब जगहों पे अवेलेबल है। जहाँ से आप निकाल पाओ और नहीं निकाल पा रहे हो तो सिंपल व्हाट्सएप करो, हम आपको भेज देंगे, ठीक है। अगर आप यूपी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर अभी आप 2026 में ये वीडियो देख रहे हैं, तो 9 मई और 10 मई को आपका यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो पूरा कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप पे, कॉमर्स पॉइंट ऐप है हमारा, उस पर ये पूरा कोर्स अवेलेबल है। एक कहें एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, तो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हर चैप्टर को 5 या 6 वीडियो लेक्चर्स में समझाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको उसके थ्योरी नोट्स चाहिए, वो थ्योरी नोट्स हिंदी साथ ही साथ इंग्लिश में प्रोवाइड कराए गए हैं।
उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज चाहिए। हर चैप्टर के 200 से ज़्यादा एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। उसके बाद अपनी तैयारी को परखने के लिए आपको सैम्पल पेपर या मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, कुछ भी कह लो, वो चाहिए। तो 50 सैम्पल पेपर्स वहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके बाद आपको डाउट के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, तो आप एक कम्युनिटी में आ जाते हैं। वहाँ पे आप अपने साथियों को डाउट्स भेज सकते हैं, आप हमें सीधे डाउट्स भेज सकते हैं, हम उसको पूरा सॉल्व कराने में आपकी मदद करेंगे। तो ये सब आपको बहुत ही नॉमिनल रेट पे मिल रहा है। तो अभी आप ऐप पे जाइए, कोर्स को देखिए। एक साथ बाय करना चाहें बहुत बढ़िया है, अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे बाय करना चाहें तो वैसे भी बाय कर सकते हैं। तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले फ्री कंटेंट कंज्यूम कर लीजिए, अच्छा लगे तो पेड कंटेंट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब डेटर टर्नओवर रेशियो 4 हो तो औसत वसूली अवधि क्या होगी? मतलब हम कितने टाइम में पैसा वसूल कर रहे हैं लोगों से। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको कभी भी कलेक्शन पीरियड निकालना हो तो साल में 12 महीने होते हैं, डिवाइडेड बाय आप कर दो डेटर टर्नओवर रेशियो। जैसे ऑप्शन आपको महीनों में दे रखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 महीना रखा। डेज में दे रखा हो तो ऊपर आप 365 डेज रख देना, यानी 12 महीने साल में होते हैं। और अगर हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो 4 है तो आपको 4 डिवाइड करना है। 12 4 कट गया तो क्या बचा? 3M बचा। इसका मतलब है कि हम लगभग 3 महीने में कलेक्शन करते हैं। हमारा जो साख संग्रहण अवधि है, हम जो क्रेडिट लोगों को देते हैं, वो पैसा हम लगभग 3 महीने में कलेक्ट करते हैं। अगर कोई बंदा हमें 3 महीने से ज़्यादा समय लगा रहा है, जैसे मान लो 3.5 महीने लगा रहा है, तो मतलब वो डेटर हमारे लिए अच्छा नहीं है, या हमारा जो कलेक्शन करने वाला मैनेजर है वो अच्छा नहीं है। तो ये है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिकोड करेंगे अपन फॉर्मूले को। जैसे 12 महीने ऊपर है, अपॉन में क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 12 महीने ऊपर है और डेटर टर्नओवर की रेशियो की जगह इसका फॉर्मूला आप लिखो। इसका फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, या रिसीवेबल यहाँ भी डेटर बोल देता हूँ। तो ये है कि सर अब ये क्या फॉर्मूला हो गया? ये हो गया, जैसे ऊपर तो है 12 महीने, उसे रहने दो, अपॉन में 1 आ जाएगा। और अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये जो चीज़ है ना, ये अपॉन में दे रखी है, तो डेटा चला जाएगा ऊपर और क्रेडिट सेल आ जाएगा नीचे। तो आपको कलेक्शन पीरियड का ये फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको डेटा टर्नओवर रेशियो ना दे के वो डेटर्स का फिगर दे दे, क्रेडिट सेल का फिगर दे दे, और फिर वो कुछ भी कर सकता है ना। डेटर्स आपको यहाँ पे डेटर कौन सा चाहिए? एवरेज चाहिए, तो वो आपको ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर दे, तो आप एवरेज डेटर बना देना। अगर वो आपको टोटल सेल दे तो कैश सेल को रिमूव करके क्रेडिट सेल निकाल देना। मतलब आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और उस फॉर्मूले में जो अंश है उस वो कैसे निकलेगा और हर है वो कैसे निकलेगा, वो आपको क्लियर पता होना चाहिए। बात खत्म करता हूँ। अगर हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो 4 है तो हमारा कलेक्शन पीरियड 3 होगा। 3 महीने में हम हमारा पैसा कलेक्ट कर लिया करते हैं। सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। पहला कहता है गतिविधि अनुपात या एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो ऑल्सो नोन एज एफिशिएंसी रेशो दिखाता है कि कंपनी कहाँ जा रही है, ठीक है। चिट्ठा अनुपात यानी बैलेंस शीट रेशोज दिखाते हैं कि कंपनी कहाँ स्थित है, ये भी सही है। बैलेंस शीट रेशो, बैलेंस शीट हमारी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हमारा करंट रेशो कैसा है, हमारा लिक्विड रेशो कैसा है, डेट इक्विटी रेशो, प्रॉपर्टी रेशो, डेट टू एसेट रेशो क्या है, वो बैलेंस शीट से पता लगता है। और हमारे मैनेजर्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम स्टॉक किस गति से बेच रहे हैं, डेटर से किस गति से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, क्रेडिटर को किस गति से भुगतान कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये होता है आपका एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशो। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखे हैं। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यदि करंट रेशो 2.5 है और वर्किंग कैपिटल 60,000 है तो करंट एसेट्स का मूल्य क्या है? ये क्वेश्चन अपना हो चुका है, फिर भी एक बार और कर लेते हैं। करंट रेशो के लिए करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी करना पड़ेगा, मिसिंग है। वर्किंग कैपिटल के लिए करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करना पड़ेगा, दोनों मिसिंग है। पर फिर भी हमें वर्किंग करंट रेशो दे रखा है 2.5/1। और अब आपको जब पता है कि मैं करंट लायबिलिटी को एक्स मानने वाला हूं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे एग्जाम में लिख देते हैं लेट करंट लायबिलिटी इक्वल टू एक्स। हालांकि एमसीक्यू वाले में तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो करे जाओ फटाफट। वर्किंग कैपिटल 60,000 है,
जैसे कि मैंने करंट लायबिलिटी को एक्स मान ही लिया है इस पर्पज से भी, तो इधर के लिए भी कि सर फिर कैसे सॉल्व होगा, फिर बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर हुआ था ये इधर हुआ था, तो 2.5x हो गया। तो करंट असेट का मान 2.5x के बराबर है, तो आप यहाँ पे 2.5x रख पाओगे, इसमें से x लेस करके 1.5x लिख पाओगे, और ये सब बराबर आपके 60,000 के हैं। तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, 60,000 अपॉन 1.5 करके, पॉइंट रिमूव करके जीरो बना के कर करा के 40,000 आ जाएगा। ये 40,000 आपका करंट लायबिलिटी आएगा, ठीक है, करंट लायबिलिटी आएगा। और लेकिन इसने आपसे पूछा क्या है, करंट एसेट्स का मूल्य। करंट एसेट्स का मूल्य कितना होता है, 2.5x। तो आप x की जगह 40,000 रुपये रखते हुए करंट एसेट्स की वैल्यू निकालोगे, 1 लाख आएगी, ठीक है। आपके पास समय हो तो आप अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका करंट एसेट्स 1 लाख आया है और आपका 40,000 करंट लायबिलिटी आया है, और इन दोनों का गैप वर्किंग कैपिटल 60,000 होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो अपना आंसर क्रॉस चेक होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे अपन ने कर लिया था, तो ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जानकारी से परिचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो की गणना करो। आपकी संचालन से आय, मतलब बिजनेस को चलाने से इनकम, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल दे रखी है, और आपकी परसेंटेज दे रखी है थोड़ी सी टफ, ग्रॉस प्रॉफिट रेट है 40%। 40% तो साफ ही दिख रहा है वो तो, पर इस बार लागत पे है तो इसे कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। 40% ऑन कॉस्ट, आपके सेलिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दे रखे हैं, इन दोनों को मिलाओगे तो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 22,500 रुपये दे रखे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो थोड़ी देर पहले किया था, फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको देखना है कि आपकी COGS क्या है प्लस आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या है, बटे हुए में सेल आएगा और इनटू में 100 आएगा, ठीक है। अब COGS कैसे निकालोगे, सेल में से आप GP माइनस करोगे। आपकी सेल दे रखी है 6,30,000 रुपये, GP सर 40% निकाल दें। मैंने कहा ना खाली 40% नहीं सुनना है, अब के बाद जो 40% लिखा हुआ है 40% ऑन लागत कॉस्ट दे रखा है, तो चूंकि ये 40% ऑन कॉस्ट है तो आप इस 630 पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो सेल का फिगर है, कॉस्ट का फिगर तो आपको दिख ही नहीं रहा है ना। सेल में से GP हटाओगे तो कॉस्ट का फिगर दिखाई देगा, वो तो आपको दिख ही नहीं रहा। तो 40% कैसे लिखते हैं, 40/100 सॉल्व करें तो ये होता है 2/5। 2/5 ऑन कॉस्ट, यहाँ ले आता हूँ, 2/5 ऑन कॉस्ट इक्वल टू होता है 2/7 ऑन सेल। या तो याद कर लो, कैसे याद करोगे, 2 और 5 को जोड़ के 7 बना, या यूं समझो कि 5 का माल 2 का मजा, 5 रुपए की लागत का माल 2 रुपए का मजा लिया यानी 7 में बेचा, तो 2/7 ऑन सेल। अब 2/7 ऑन सेल, यहाँ पे मैं अब सेल का फिगर रख पाऊंगा, सेल का फिगर है 6,30,000, तो इसको सॉल्व किया 7 नम 63, 1,80,000। ओके, तो 180 क्या है सर, 180 आपका प्रॉफिट है। 6,30,000 की सेल वैल्यू में 1,80,000 हमारा प्रॉफिट है। इसका मतलब 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख हमारी कॉस्ट है, 4.5 लाख हमारी कॉस्ट है। 4.5 लाख रुपए का माल हमने बेचा, 22,500 रुपये हमारा खर्चा हुआ, यानी हमारी कॉस्ट हो गई COGS प्लस दिस मिला के हमारी कॉस्ट हो गई 4,72,500। यानी हम जब 6,30,000 की सेल कर रहे हैं तो 4,72,500 हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है कि सर फिर 1 2 1 2 तीसरा चौथा कि सर फिर 63 का टेबल तो मुझे आता नहीं है, 3 का आता है, ये 3 से किया 21, 3 एकम 3, 3 उपंजू 15, 3 सत्ते 21, कि फिर मुझे वापस 3 का टेबल आता है, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 उपंजू 15, 525/7, 7 का टेबल तो मुझे आता है, 7 7 49, 7 उपंजे 35। वेल, हमारा ऑपरेटिंग रेशो 75% है। और मैं फिर बोल दूं, अगर ये आपको कंफ्यूज कर दे एग्जाम में, केवल यहाँ पे ये बोल दे जैसे परिचालन लाभ अनुपात, तो फिर आंसर 25% होगा। इनका जो ऑपरेटिंग रेशो है, ये लोग 75% पे ऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये 25% प्रॉफिट कमा रहे हैं। बाय द वे इस क्वेश्चन में इसने प्रॉफिट नहीं पूछा है, ऑपरेटिंग रेशो पूछा है। एक बात वैसे ही बोलता हूँ, आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ऊपर जाए तो अच्छी बात,
आपका नेट प्रॉफिट रेशो ऊपर जाए तो अच्छी बात, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऊपर जाए तो अच्छी बात, लेकिन आपका ऑपरेटिंग रेशो नीचे जाए तो अच्छी बात। ये सब रेशो ऊपर जाने चाहिए, ऑपरेटिंग रेशो विच रिप्रेजेंट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट उसको नीचे जाना चाहिए। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया था हमारा एक फर्म का करंट रेशो 2.2:1 है। यदि क्रेडिटर को 50,000 का भुगतान किया जाता है तो रेशो बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, क्या होगा? ठीक है। हम जानते हैं कि करंट रेशो बराबर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी होता है। हमें वैल्यूज़ नहीं दे रखी है, मैं मन से मान लेता हूँ ऊपर 2 लाख है और नीचे 1 लाख है। ऐसा मैंने इसलिए माना क्योंकि मेरे को अभी 2:1 गिवन है, तो 2:1 के लिए मैंने 2 लाख 1 लाख माना। आप 20 लाख 10 लाख भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 20,000 10,000 भी मान सकते हो। आगे ये है कि इन्होंने 50,000 का पेमेंट किया। जैसे ही मैं 50,000 का पेमेंट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ 1.5 लाख बचेगा और यहाँ पे नीचे मेरे पास 50,000 बचेगा। इससे कैसे? क्योंकि जैसे ही मैं 50,000 पेमेंट करूँगा तो मेरा कैश कम हो जाएगा और मेरा क्रेडिटर कम हो जाएगा, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों कम हो जाएंगे। तो जो नया सिचुएशन बनेगा वो बनेगा 3:1। तो यानी ये हरकत करने से मेरा रेशो इम्प्रूव हुआ है। आपको सारे रेशोस कैलकुलेट करने आनी चाहिए और घटनाओं का प्रभाव समझ में आना चाहिए कि ये करने से रेशो इम्प्रूव होगा या घटेगा। 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड की बुक में, खास करके टीएस ग्रेवाल बुक ले लो या राजेश गोयल शर्ली गोयल वाली बुक ले लो, उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई हुई है रेशियो एनालिसिस के। 100 से भी ऊपर एग्जाम्पल और क्वेश्चंस हैं, तो वो आप करते हैं तो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। या और भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं जहां आपका मन करे, पर प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक एक चैप्टर करके सिलेबस काबू में आता है। आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब ये चैप्टर भी मुझे आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तब आपका ये जो बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं फिर पता लगता है कि एग्ज़ाम में 40% उपस्थिति रही तो 60% कहाँ गए? 60% ने केवल ये किया कि उन्होंने केवल फॉर्म भरा, ई मित्र वाले का धंधा कराया, खुद ने भी 2500-500 रुपये खर्च करने थे, खर्च किए और उसके बाद वो सो गए। कभी उन्होंने मेहनत नहीं की, कॉन्फिडेंस जागा नहीं तो वो एग्ज़ाम देने गए नहीं, वहाँ जाके रुसवा होते इसलिए वो गए नहीं। इक्का दुक्का का जेन्युइन रीज़न होता है, अधिकतर लोगों की तैयारी नहीं होती इसलिए जाते नहीं हैं। तैयारी कैसे होगी? तैयारी बिट बाय बिट होती है, कदम बाय कदम होती है। एकदम से रॉकेट कुछ नहीं होता कि सारा कुछ एक साथ हो गया, थोड़ा थोड़ा ही होता है। हाथी खाना है, कैसे खाओगे? टुकड़ा टुकड़ा करके। जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता, मत खा, बस घास खा ले। चलो ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा थोड़ा करके होता है सब कुछ, है ना। शेयर कैपिटल 5 लाख है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 40,000 है, करंट एसेट्स 1,80,000 है, नॉन करंट एसेट्स 7,20,000 है। स्वामित्व अनुपात प्रोप्राइटर्स रेशियो क्या होगा? तो प्रोप्राइटर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर और टोटल असेट्स का जब अनुपात देखा जाता है तो वो होता है प्रोप्राइटरी रेशियो, स्वामित्व अनुपात। तो मुझे क्या चाहिए? बहुत सिंपल, मैंने बोल दिया, मुझे ऊपर रखने के लिए प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर फंड चाहिए। तो शेयर कैपिटल, इसमें दोनों कैपिटल आ गई, और रिजर्व्स एंड सरप्लस, बस तो बात हो गई ख़त्म। मेरा शेयर होल्डर फंड 5,40,000 रुपये आ गया है। और टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं? अगर आप करंट एसेट्स को और नॉन करंट एसेट्स को जोड़ दो तो आपका टोटल एसेट्स आ जाता है। तो आपका करंट एसेट्स है 1,80 का और आपका नॉन करंट एसेट्स है 7,20,000 का। ये दोनों मिला के हो गए आपके 9 लाख के। 5,40,000 बटावा 9 लाख इंटू 100 लगाना है क्या? ये जो प्रॉपर्टी रेशो या खास करके बैलेंस शीट रेशोज होते हैं वो रेशो में एक्सप्रेस किए जाते हैं, परसेंटेज में या टाइम्स में एक्सप्रेस नहीं किए जाते। 4 0 काट जरूर लेते हैं। और 9 का टेबल ले लो, 9×54, 9×10=90। ये कुछ नहीं है तो आगे 0 है ना, 0.6 इतना बोल दो या 0.6:1 बोल सकते हो। किसा क्या बताता है ये रेशो? ये बताता है कि 1 रुपये में से 60 पैसा, ये 0.6 का मतलब ये 60 भी लगा सकते हो आगे। 1 रुपये में से 60 पैसा इस फर्म में शेयर होल्डर्स ने लगा रखा है। इसका मतलब है कि बाकी 40 पैसा हमने बाहर के लोगों से ले रखा है। 60 पैसा ओनर्स ने लगा रखा है। ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, नेटवर्थ रेशो, नेटवर्थ यही होता है।
जो शेयर होल्डर फंड होता है उसी को नेटवर्थ बोलते हैं। 0.6:1 इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है। इस संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। इक्विटी शेयर के निर्गमन से क्या होगा? तो फिर तो ये तो क्वेश्चन लंबा हो गया। देखो, डेट इक्विटी रेशियो, जैसा नाम वैसा काम, ऊपर आएगा डेट। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट से ही आशय होता है, अपॉन में इक्विटी। अभी मैं ये मान लेता हूँ कि ऊपर 2 लाख रुपए है और नीचे 1 लाख रुपए है। ये अभी की सिचुएशन है क्योंकि इन्होंने मुझे कहा है कि 2:1 अभी है। अगर मैं इक्विटी शेयर इशू करूँगा, और मैं मान लेता हूँ कहानी की 1.5 लाख रुपए का इशू करूँगा, तो नीचे 2 लाख हो जाएगा, ऊपर 2 लाख रहेगा। किसा समझ नहीं आया? देखो, लाइफ में यही समझने का भी होता है कि किसी चीज़ का क्या प्रभाव होगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी तो ये समझना है ना कि हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा, कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो आपका ये 1 लाख की जगह 2 लाख हो जाएगा। कि डेट को क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि डेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इक्विटी शेयर इशू करने से पैसा आएगा और शेयर कैपिटल पर प्रभाव पड़ेगा, डेट पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो ये रेशियो क्या हो गया? 1:1। पहले सिचुएशन क्या थी? 2:1। अब क्या हो गया? 1:1, कमी हो गई। तो इसमें लिखा है अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये तो गलत लिखा है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है गलत लिखा है। मैंने कहा चलो ये बात खत्म है, मेरे को समझ नहीं आई बात, मैंने बात खत्म कर दी। अगर डेटर से रकम प्राप्त होगी तो कैश बढ़ेगा, डेटर घटेगा। यानी इन हरकतों का डेट या इक्विटी पे कोई प्रभाव नहीं होगा। पहले पहले आपका डेट 2 लाख था, इक्विटी 1 लाख था, अभी भी यही रहेगा। तो पहले आपका रेशियो 2:1 था और इस घटना के बाद, कलेक्शन फ्रॉम डेटर के बाद भी आपका रेशियो 2:1 रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कह रहा है अनुपात में कमी होगा। पता नहीं कैसी पागल पागल जैसी बातें कर रहा है, गलत सलत बता रहा है हमें। ये ये भी गलत है। अच्छा, अरे भाई ये तो खतरनाक आदमी है। नीचे इसने मिलान करवाया है। अच्छा, ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ लिखा है मिलान करें। ओहो, आ गई बात समझ में। तो इक्विटी शेयर का निर्गमन करने से तो क्या हुआ? इक्विटी शेयर का निर्गमन करने से तो आपके इस रेशियो में कमी आई, तो ये जाके मिलेगा इससे। अच्छा, और कलेक्शन करने से अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये जाके मिलेगा इससे। वैसे तो एग्जाम में मैं इतने से मिला लूंगा, A2B1, A2, यहाँ तो B3 है, A2, अरे बाप रे, मैच ही नहीं हो रहा। चलो देख लेता हूँ, मैं तो बता देता हूँ तुम्हें और बताता हूँ। देखो, अगर आप, अच्छा, अनुपात में कोई परिवर्तन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी दे रखा है, और अनुपात ऑप्शन भी गजब दे रखे हैं। चलो और 2 मिनट करते हैं ना। ऋण पत्रों का शोधन, अगर आप रिडम्पशन करोगे तो डेटर्स में कमी, डिवेंचर्स में कमी आएगी, डेट में कमी आएगी। भाई देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म डेट में से मान लेते हैं 1 लाख का पेमेंट कर देते हो, तो ये जो है ये 1 लाख रह जाएगा और ये इक्विटी 1 लाख है। समझ नहीं आ रहा। डेट 2 लाख, 1 लाख है और हमने इसका रीपेमेंट कर दिया, तो ये ऊपर रिड्यूस हो गया और ये रिड्यूस हो गया 1:1 हो गया। तो ये 2:1 था, 2:1 की जगह ये 1:1 हो गया, यानी अनुपात में कमी आई है। तो ऋण पत्रों का शोधन करने से भी अनुपात में कमी आई है। ऋण पत्रों का शोधन करने से भी अनुपात में कमी आई है। और उधार पे मैं वस्तुएं खरीदूंगा, अगर मैं वस्तुएं मतलब माल खरीदूंगा, तो स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेगा, और स्टॉक और क्रेडिटर का कोई प्रभाव डेट और इक्विटी पे नहीं होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस वाले से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। तो मेरी कोशिश थी कि मेरा A2 मुझे मिल जाता, वो मुझे मिला। A2 के बाद B, अगर मैं इसको सही मानूं तो B के साथ फिर मेरा 1 नहीं बैठ रहा है, तो मैंने अब थोड़ा चेंज कर दिया। मैं जैसे क्या है, अनुपात में मुझे कमी करनी है ना, तो मैं इसको मिला लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ओके, ध्यान देंगे। इसको A को 4 से मिला लेते हैं। A4 भी तो नहीं है दादा। डेटर से प्राप्त नकद, तो इसको मिला लेते हैं B3 से। तो B3 है, यहाँ पे B3 है, B3 है, A2 भी है। अच्छा, और ये वाले से D1 मिला लेते हैं। ये रहा, बैठ जाएगा, ये वाला बैठ जाएगा, है ना। थोड़े से इसमें क्या है, 2 आ, वैसे हैं, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, इसलिए मिलाने में समय लगा। इसका अल्टीमेट आंसर B आ जाएगा। ठीक है जी, B आ गया। ठीक है,
अच्छा अच्छा, तो क्या तगड़ा क्वेश्चन था। अ, अम्ल परख अनुपात का सूत्र क्या है? तो देखो, आपका एक रेशो है जिसका नाम है लिक्विड रेशो, उसी को हम बोलते हैं क्विक रेशो, उसी को बोला करते हैं एसिड टेस्ट रेशो। और इसके लिए आपको ऊपर चाहिए होता है लिक्विड एसिड्स, लिक्विड एसिड्स को क्विक एसिड्स भी बोलते हैं, और अपॉन में चाहिए होता है करंट लाइबिलिटी। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, ये वाला फॉर्मूला तो आपको करंट रेशियो पे ले जाएगा। क्विक एसेट्स क्विक लायबिलिटी ये फिर अलग जाएगा। करंट एसेट्स क्विक लायबिलिटी भी गलत है, ये ठीक है फिर वाला डी वाला, कि अगर हम क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये वही वाली बात है जैसे कुछ बच्चे तुक्का लगाते हैं, अगर याद नहीं करके गए अच्छे से तो कुछ भी तुक्का लगा सकते हैं, पर इसका सही आंसर डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अम, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रियता अनुपात नहीं है, इनमें से कौन सा एक्टिविटी रेशो नहीं है? तो आपको रेशो का क्लासिफिकेशन भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रेशो में एक रेशो तो होते हैं जो लिक्विडिटी पे बात करते हैं, उसको अपन ने बोला लिक्विडिटी रेशो। एक बात करते हैं आपकी सॉल्वेंसी के ऊपर, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होते हैं, ये वाले लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होते हैं। कुछ रेशो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बताते हैं, कुछ रेशो आपकी एफिशिएंसी या एक्टिविटी को बताते हैं, और कुछ रेशो मार्केट रेशो या इन्वेस्टमेंट रेशोज कहलाते हैं। तो अब सेल ऊपर रखोगे और नीचे स्टॉक रखोगे, तो ये से आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो बन सकता है। वैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो में ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल रखा जाता है, सीओजीएस रखा जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं हो तो ये भी आप रख सकते हो, तो ये स्टॉक टर्नओवर रेशो है। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल करोगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट रेशो है, और ये वाला प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की कैटेगरी में आता है। यहाँ देखो, सेल अपॉन डेटर रखोगे तो ये आपका डेटर टर्नओवर रेशो है, और परचेज अपॉन क्रेडिटर रखोगे तो ये आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है। तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि पहला, तीसरा और चौथा ये तो आपके टर्नओवर रेशोज हैं, जिनको अपन एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशोज कहते हैं। ये वाला इनमें से ऑड वन आउट है, ये इनमें से विषम है, अलग है। ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो दे रखा है, इसने पूछा कौन सा एक्टिविटी रेशो नहीं है, तो ये वाला एक्टिविटी रेशो नहीं है। ठीक है, चलो पहचान हो गई होगी आपको। नेक्स्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार। क्रेडिटर 40,000 है, बिल पेबल 20,000 के हैं, उधार परचेज 2.5 लाख की है, परचेज रिटर्न 10,000 की है, BR 10,000 के हैं, औसत भुगतान अवधि। तो भुगतान आप किसको करोगे? क्रेडिटर्स को। तो पहले आप निकालोगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। जैसे डेटर बनते हैं सेल से, तो क्रेडिटर बनते हैं परचेज से। तो ऊपर आपको नेट क्रेडिट परचेज रखनी है, और नीचे पॉसिबल हो तो आपको एवरेज पेबल्स रखने हैं। मैं इस एवरेज वाली लाइन को हल्का सा काट देता हूँ, नहीं संभव हो तो फिर एवरेज नहीं करना। आपको क्रेडिट परचेज चाहिए, जैसे आपकी 2.5 लाख की परचेज है और 2.5 लाख में से 10,000 की क्रय वापसी है, तो आपकी काट कूट के क्रेडिट परचेज है 2,40,000 की। और पेबल के नाम पे आपको क्रेडिटर और बीपी, ये दो चीज़ें चाहिए। तो आपके क्रेडिटर हैं 40 के और बीपी है 20,000 के। एवरेज ऐसा मत करना कि 40 और 20 का एवरेज कर दो, क्रेडिटर और बीपी मिला के पेबल बनता है। ओपनिंग पेबल और क्लोजिंग पेबल का एवरेजिंग होता है, तो अभी तो एवरेजिंग हो ही नहीं पाएगा। 40 और 20 60,000 हो गया। ठीक है, 240 बटा हुआ 60 क्या, तो ये आया 4, ये आया 4 टाइम्स। अगर आपको टाइम्स को अवधि में बदलना है तो आपको ऊपर रखना पड़ेगा 12 महीने या 365 दिन, अपॉन में CTR 12 महीने डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है 4, ये 4, तो 12/4 किया तो ये आ गया 3M। क्या समझे? हम क्रेडिटर को साल में 4 बार पेमेंट करते हैं, यानी हम उनको लगभग 3 महीने में पेमेंट किया करते हैं। ये आया है हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड। ये रेशो डेटर टर्नओवर रेशो का ठीक उल्टा होता है, उसमें ऊपर सेल आता है, इसमें नीचे परचेज आता है, उसमें ऊपर रिसीवेबल नीचे पेबल आता है, इस डेटर वाले के अंदर रिसीवेबल आता है, क्रेडिटर वाले के अंदर पेबल आता है। और एक बार आपका टर्नओवर रेशो बन जाएगा तो आप उसको 12 के नीचे रखोगे तो आपका पेमेंट पीरियड आ जाएगा।
क्रेडिटर के मामले में पेमेंट पीरियड आता है, डेटर के मामले में कलेक्शन पीरियड आता है। जोड़े से पढ़ोगे, लॉजिक से पढ़ोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाएगा और कम मेहनत में ज़्यादा याद हो पाएगा। होप मैं समझा पाया आपको। अगर वीडियोस अच्छे लगते हों, समझ में आते हों, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। अगर कंपटीशन का डर नहीं हो तो शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। हमारा ऐप है, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, चलो।